आज का विषय आपदा प्रबंधन अधिनियम द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम आपके लिए, देश के लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए या आपके पड़ोसी के लिए किस तरह के नियम बनाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या क्या आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। आज का विषय आपदा प्रबंधन अधिनियम से आगे बढ़ेंगे। आप सब साथियों को मेरी ओर से और मेरे साथी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले 40 दिनों से हम लगातार लाइव कानूनी प्रक्रियाएं आपके बीच शेयर कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, लेकिन जरूर सुने, कमेंट करें, लाइक करें या शेयर करें, जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हम आपको कानून के बारे में जरूर समय समय पर बताते रहेंगे। आज का विषय आपदा प्रबंधन अधिनियम द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, ये आपदा क्या होती है, ये किस तरह से आती है, विपत्ति जो है वो कब कब आ सकती है, किस किस रूप में आ सकती है, इस विषय को आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके आपदा प्रबंधन अधिनियम के 11 चैप्टर हैं, 11 अध्याय हैं और इसकी 79 इसकी सेक्शंस हैं, जो कि जिसको हम सेक्शंस को हम धाराएं कहते हैं, ना कि आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल का स्कोप बड़ा होता है, सेक्शन का स्कोप थोड़ा छोटा होता है। तो आर्टिकल संवैधानिक प्रक्रिया के बीच लिए जाते हैं और सेक्शन जो है वो एक अधिनियम के बीच ली जाती है। जो थोड़ी थोड़ी कानूनी बातें हैं आपके साथ थोड़े थोड़े शेयर भी करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए, लॉकडाउन का काफी समय भारत का हो गया है और लॉकडाउन जो है वो क्यों हुआ, जो कोविड-19 के कारण हुआ। लेकिन क्या इससे पहले भी लॉकडाउन हुआ? क्या इससे पहले भी इस तरह की विपत्ति आई? क्या इससे पहले भी सरकारों ने ऐसे नियम अधिनियम बनाए? तो कहा जा सकता है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के मुताबिक समय समय के ऊपर आपदा जब भी आई है, देश के ऊपर हो या विश्व के ऊपर हो, तो अपने अपने देश में सरकारों ने अपने अपने तरीके से अधिनियम बनाए हैं। इसी तरह से आपदा को हम कह सकते हैं कि जैसे तूफानों का आना, भूकंपों का आना, बड़े बड़े बाढ़ का आना, बाढ़ की त्रासदी हो जाती है, उसके बाद आसमानी बिजली विद्युत का गिरना, या फिर आगजनी जंगलों के थ्रू होना, या फिर विस्थापित होना, किसी भी तरह से विस्थापित हो जाना। ये एक ऐसी आपदा होती है कि जिस आपदा के साथ सरकारों का कार्य होता है कि सरकारें उस आपदा के साथ जुड़ती हैं। आगे हेल्थ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत जो है वो आपदा जो है कैसी है, हेल्थ आपदा कैसी हो सकती है, जो मेडिकल साइंसेज है उसके अंदर जो है वो आपदा कैसी हो सकती है। जब किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होगा तो वो एक आपदा के रूप में उसको देखा जाएगा। जिस तरह से काफी समय पहले डेंगू बहुत ज्यादा फैलता था, तो उसकी वैक्सीन जो थी उसका निर्माण नहीं हुआ था। हैजा बहुत ज्यादा फैलता था, बहुत लोग कोरोना के साथ मर जाते थे, उसकी वैक्सीन नहीं थी, वो भी निर्माण हुआ, वो भी समय समय के बाद जो निर्माण होता रहा। उसके बाद चेचक आया, चिकनगुनिया आया, उसके बाद जीका वायरस जैसे डिजीज आए और सारस वायरस जैसे डिजीजों के साथ साथ H1N1 फ्लू वायरस, जिसको स्वाइन फ्लू के नाम से विश्व में जाना गया, ऐसे वायरस भी आए। उससे पहले इन्फ्लुएंजा के नाम से कई वायरस जो है वो देश में आते रहे, विदेशों में पैदा होते रहे, देशों में भी पैदा होते रहे और अलग अलग समय के ऊपर इनकी वैश्वीकरण जो होता रहा। आज के उसके बाद एड्स का आपने नाम सुना होगा। एड्स भी एक आपदा के रूप में आई। एड्स का नाम जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से इसको जाना गया और जिसका भी जो ट्रीटमेंट जो था वो काफी समय तक जो इसका नहीं अवेलेबल हुआ। इसकी कोई भी मेडिसिन जो थी, वैक्सीन जो थी वो नहीं अवेलेबल हुई, लेकिन समय के रहते रहते वो भी अवेलेबल हुई और आज एड्स से पीड़ित लोगों का भी ट्रीटमेंट जो है वह होता है।
आज का विषय के मुताबिक आपदा प्रबंधन के मुताबिक जो आपदा होती है और इन विषयों के अंतर्गत जो है वो सरकारें जो है वो क्या करती हैं, राज्य स्तर के ऊपर किस किस तरह के कार्य होते हैं, जिला स्तर के ऊपर किस किस तरह कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, इनकी ड्यूटीज जो क्या क्या परफॉर्म करी जाती है, और उसके नीचे जो है तलका स्तर के ऊपर किस किस तरह, जब पंचायत स्तर के ऊपर, जब पंचायतों के लेवल के ऊपर, जब म्यूनिसिपल कमेटी या फिर कॉन्टोनेंट एरिया म्यूनिसिपल कमेटी जो या फिर आपकी म्युनिसिपल परिषद जो है वो किस किस तरह के कार्य करती है, उसके ऊपर आज हम चर्चा के विचार आगे बढ़ेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रोकथाम के लिए धारा 144 का इंपोजमेंट होती है, उसको लागू किया जाता है। धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आती है, उसको इंपोज कर दिया जाता है। उसके बाद जो है जे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसको फुली एक कानून का रूप जो है वह दिया जाता है। क्या भारत के श्रमिक जो हैं, जो इस वक्त रोड के ऊपर चले हुए हैं, रोडों के ऊपर या ट्रैक के ऊपर चले हुए हैं, जो आम रास्तों के ऊपर चले हुए हैं, क्या उनके लिए श्रमिक विदेशी हैं? वो विदेशी हैं श्रमिक? ये एक बड़ा विषय जो है वो बन के आ रहा है, क्योंकि आपदा के रूप में श्रमिकों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। तो क्या विदेशी हैं, उनके लिए प्रवासी शब्द का उपयोग करना कहां तक एक जस्टिफिकेशन देता है? प्रवासी शब्द, प्रवासी का मतलब होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। हम इसको लीगली सोचें तो उनका एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं माना जा सकता। प्रवासी जिनका एक बार आए और वापस चले गए, आए वापस चले गए, जिस तरह से साइबेरिया से पक्षियों का आना, साइबेरिया से डिफरेंट वर्ल्ड्स का भारत की तरफ को कूच करना, आपने देखा है कई साइबेरियन पक्षी जो हैं वो आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो क्या ये प्रवासी मजदूरों के लिए ये शब्द का उपयोग करना, प्रवासी पक्षी उनका नाम दिया गया, प्रवासी पक्षी तो उनका नाम दिया गया था, तो ऐसे शब्दों का क्या उपयोग करना, क्या ये मजदूरों के साथ अन्याय है? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो लोग इन चीजों का उपयोग करते हैं जब वो संविधान की पालना नहीं करते, तो ऐसे शब्दों के बीच इंटरप्रिटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हुए, क्या नागरिक का, भारत एक गणराज्य है, भारत एक संघीय ढांचा है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के उपयोग में शब्दों का ऐसा चयन करना, क्या भारत के नागरिक जो हैं उनको प्रवासी कहना उचित है? नहीं, उनको प्रवासी कहना उचित नहीं है। मेरा कहना यह है कि जब डिजास्टर आता है, जब किसी भी मजदूर के लिए इन शब्दों का उपयोग करना वो सेंसिटिव होता है, तो ऐसा शब्दों का उपयोग बंद किया जाए, मीडिया ऐसे शब्दों का उपयोग ना करे। हम आगे बढ़ेंगे। विदेशों से जब घर लाए जाते हैं तो बसों के थ्रू या एयरपोर्ट के या एयर बसेस के थ्रू उनके कुत्ते तक भी, जो बिग लोग हैं, जो मल्टी पर्सन के कुत्ते भी बाय एयर जो हैं वो भारत में आ जाते हैं। लेकिन गरीब जो है वो धरती के ऊपर जो चल रहा है, जो ऑन फुट है, उनके लिए बसों का प्रबंध भी करना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की एंट्री करवाना, वो भी कहीं ना कहीं सरकारों को खल रहा है, क्योंकि राजनीति है। राजनीति से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी की तरफ भी सोचना चाहिए। क्या जो 25 लोग 24 लोग औरैया में मरे, या ट्रेनों के नीचे जिनकी डेथ होती है, क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं थे? ये सोचने का विषय है। आपदा के दौर में उनकी क्या ड्यूटी बनती है, सरकारों की क्या ड्यूटी बनती है, उसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। क्या इतना लॉस जो है भारत को, इतना लॉस उस स्थिति में नहीं हुआ जब फॉरेन से इन्वेडर जो थे वो भारत में आए और भारत को लूट के चले गए। जहां पे गजनी भी आया, मोहम्मद गजनी आया, जहां मोहम्मद गौरी भी आया, तैमूर लंग भी आया, और जहां पे और भी कई फ्रांसीसी आए और वो लूट के चले गए, अंग्रेज लूट के चले गए। लेकिन इतना लॉस जो था वो भारत को कभी नहीं हुआ जितना लॉस जो है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद, जो हमारे नेताओं के हाथ में, जैसे नेताओं की भूख जो थी वो खत्म नहीं हुई, और पॉलिटिशियन के साथ साथ जो बिग बिल्डर जो थे, जो बिग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग थे, उन लोगों ने जितना इसको लूटा और जितना नुकसान हुआ, और आज आपदा के तौर के ऊपर भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट को किस किस तरह से जो है उसको जूझना पड़ रहा है। विजय माल्या का रूप ले लो, नीरव मोदी का रूप ले लो, उन्होंने कितना वैश्विक लूट करके गए हैं कि इतनी लूट का नुकसान जो है वो आम आदमी को भरना पड़ रहा है, जो रोड के ऊपर व्यक्ति है उसको भरना पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, मैं उनकी तरफ अभी इशारा नहीं करूंगा और आप सब उनके बारे में जानते हैं। लेकिन इतनी लूट कर चुके हैं कि जितनी लूट, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन अगर ये लोग
पॉलिटिशियन ना लूटते, या फिर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो लूट कर विदेशों में ना पहुंचते, या स्विस बैंकों में पैसा जमा ना होता, तो भारत को सोने की चिड़िया नहीं, भारत को सोने का हाथी कह सकते थे। भारत एक ऐसा देश है जहां पे हम सोने का हाथी की प्रकल्पना कर सकते थे कि भारत को सोने का हाथी बनाया जा सकता था। एक बड़ा वैश्विक पशु है, एक बड़ा एनिमल है, फॉरेस्ट एनिमल है, पालतू एनिमल भी इसको रखा जाता है, तो भारत को हम सोने का हाथी कह सकते थे। आज के विषय के बीच आगे बढ़ते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आज फिर लाइव 41वें दिन में हो रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ आप चलते हैं। राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट 79 सेक्शन जो हैं, 79 सेक्शंस हैं, और इन सेक्शन के बीच अलग अलग दायरे में स्टेट, ऊपर से नेशनल, राष्ट्रीय, फिर राज्य, उसके बाद जिला स्तर के ऊपर इनका निर्माण कैसे होता है, और क्या क्या इनकी पावरें होती हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज जो रहती हैं, किस किस समय इनकी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, और कौन कौन इनको ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, उसके साथ आगे हम बढ़ेंगे। तो नेशनल डिजास्टर में इसका टाइटल दिया है कि जो पूरे देश में लागू है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, जो पूरे देश में लागू है, और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक पूरे देश में इसको लागू करा गया है, J&K में भी लागू है, हर देश में लागू है। उसके साथ साथ स्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम लिया गया जहां पे। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आप इसको ध्यान में रखें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। इसके साथ साथ मीटिंग ऑफ नेशनल अथॉरिटी, इसके साथ इनकी मीटिंग जो है वे भी होती है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट होती है, नेशनल अथॉरिटी के अंतर्गत होती है। वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है उसके अंतर्गत, जो अथॉरिटी है उसके अंतर्गत। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इसका एक संविधान बनाया जाता है, और उस संविधान के बायलॉज डाले जाते हैं, उसमें रूल्स बनाए जाते हैं, उसमें सेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करी जाती हैं, और उसके बाद एडवाइजरी कमेटी जो है, एक सलाहकार समिति जो है वो भी बनाई जाती है, और वो नेशनल अथॉरिटी को जो है वो एडवाइस जो है वह करती है। और उसमें कितने मेंबर होंगे हम आगे आपको बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी संविधान के लॉ के अंतर्गत रेजोल्यूशंस ऑफ नोटिफिकेशन जो है विजय करती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कमेटी बनाई जाती है। पावर फंक्शंस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल प्लान गाइडलाइंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ बाय लोन एंड रीपेमेंट एक्स्ट्रा जो है वो इस तरह के लोन। सुना है आपने कि कितना अब फाइनेंस की हमारी वित्त मंत्री ने अभी फाइनेंस का पूरा लेखा जोखा जो अब दिया है, तो उसमें रिलीफ वर्ल्ड जो है वो फाइनेंस के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत रिलीफ जो है वो वर्ल्ड यूज करा गया है। रिलीफ मतलब राहत किस तरह की होगी, वो क्या मॉनेटरी लाइफ होगी, वो क्या फूड एंड ग्रेन की राहत होगी, वो किस तरह की राहत होगी, वो हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। गाइडलाइंस होगी, मिनिमम होगी, और उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो, उसके भी इसी तरह से जो हमने ऊपर आपको बताया इसी तरह से इनके भी फंक्शंस जो है वो रहते हैं। पावर्स फंक्शंस एग्जीक्यूटिव कमेटी, और इसमें थ्रेटनिंग डिजास्टर इसका वर्ल्ड, और इसमें यूज कर इवेंट ऑफ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन। जब इवेंट एट द टाइम ऑफ, मतलब कि जब डिजास्टर होता, आपदा आती है, तो उस वक्त के जो थ्रेटनिंग होती है, जब उसमें जो हमें जो डर जो होता है, जो जिस तरह का एक भाव जो है, खतरा जो महसूस होता है, तो उस खतरे के लिए क्या प्रबंध जो राज्य सरकारें करेंगी। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन सेम वही कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रिक्ट जब डीसी जो है, डिप्टी कमिश्नर या डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी, इनकी रूलिंग जो है जो तैयार करते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं राष्ट्रीय मैनेजमेंट का, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिसको जिला आपदा प्रबंधन, हम जिला आपदा प्रबंधन कमेटी का रूप दे सकते हैं, या अथॉरिटी प्राधिकरण का रूप जो हम इसको दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसको डिस्ट्रिक्ट जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, तो ये प्राधिकरण कैसा होगा, इसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ पावर ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन होता है इसमें, और इसके साथ साथ मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी मीटिंग जे ली जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स जो अथॉरिटी होती है, फंक्शंस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान वर्ल्ड यूज करा गया है। नेशनल में नेशनल प्लान वर्ल्ड यूज करा गया है, और जहां राज्यों में राज्य प्लान, स्टेट प्लान वर्ल्ड जो है वो यूज करा गया है। और उसके साथ प्लान बाय डिफरेंट अथॉरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन,
अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, क्योंकि ग्राउंड स्तर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर जो डीसी होता है उसी का रोल जो सबसे ज्यादा रहता है। और डीसी अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करता तो रूल क्या बोलते हैं या सेक्शन क्या बोलती है, उसके साथ क्या हो सकता है, उन ऑफिसरों के साथ क्या हो सकता है, उसके बीच भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ साथ थ्रेटनिंग टू डिजास्टर उपयोग का मापदंड जो रहता है, मेजरमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट का जो उपयोग है, मापदंड जो है, गवर्नमेंट का जो मूल्यांकन जो है वो किस तरह का होगा, गवर्नमेंट मूल्यांकन कब कब करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उस पर चलेंगे। फंक्शंस ऑफ द लोकल बॉडी। अब फंक्शंस ऑफ द लोकल बॉडी, अब लोकल बॉडी का नाम मैंने आपको पहले बताया कि लोकल बॉडी कौन है, वो है पंचायतें, म्युनिसिपल कमेटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, कंटोनमेंट एरिया जो है, ये जो है इनको हम कहते हैं लोकल बॉडीज। इन लोकल बॉडीज का रोल जो है आपदा के समय में क्या सा रहता है वो उसका पर भी हम, और उनके लिए किस किस के रूल जो है बनाए गए हैं उनको भी हम शेयर करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट जो है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी बनाया जाता है, और जिला स्तर के ऊपर भी ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाता है। लेकिन जिलों के स्तर के ऊपर बना है, जब कितनी उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, कितनी उसके ऊपर विजिलेंसी होती है, जब कितनी उसको एजुकेट करा जाता है आम लोगों को, ये बड़ी एक चर्चा की बात रहती है। आगे बढ़ेंगे। डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है मतलब कि जिन लोगों का जवाबदेही है वो फोर्स बनाई जाती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वो राज्य स्तर के ऊपर भी है, जिला स्तर के ऊपर भी है, या फिर वो विलेज स्तर पे पंचायतों के स्तर के ऊपर भी है, म्युनिसिपल कमेटियों के स्तर के ऊपर है, नोटिफाइड एरिया कमेटी के स्तर के ऊपर भी है, कंटोनमेंट एरिया के स्तर के ऊपर भी है, लोकल बॉडीज में भी इसको लिया जाता है। रिस्पॉन्स उसका उत्तरदायित्व जो है वो फोर्स का क्या रहता है वो आता है। कंट्रोल एंड डायरेक्शन उसमें ली जाती हैं। उसके साथ नेशनल डिजास्टर इसका रेमेडिएशन जो है वो वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। रिस्पांस का रेमेडी मिटिगेशन वर्ड इसमें यूज करा गया है। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड उसमें लिया जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट फंड और गवर्नमेंट का लिया जाता है। स्थापना आवंटन जो इस्टेब्लिशमेंट जिसकी स्थापना जो है वो की जाती है, इनके लिए फंड का जो है फाइनेंस का उपयोग किया जाता है, और ऑडिट होती है इसकी। आवंटन अलोकेशन होती है, फंड्स मिनिस्ट्रियल हो या डिपार्टमेंट हो, मिनिस्टरों का भी फंड इसमें लगता है, जब मिनिस्टरों को फंड इसमें देना पड़ता है। मिनिस्टर कितना फंड देते हैं कुछ समझ में आता है, या फिर अधिकतर लोग जो है वो डीसी के पास ही अपनी गुहार जो वो लगाते हैं, क्योंकि डीसी के पास सबसे ज्यादा फंड जो है वो डीसी साहब के पास एलोकेट होता है, और डीसी साहब उस फंड का उपयोग भी करते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट या जिला स्तर के ऊपर जो जिला आपदा प्रबंधन है, या फिर राज्य आपदा प्रबंधन है, या फिर गांव में कोई आपदा आ जाती है तो पंचायतों का रोल जो है वो किस तरह का रहता है। उसके साथ साथ आगे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑफ अमाउंट, इमरजेंसी के दौर में जो हमारे जिसको हम खरीद फरोख्त जो हम करते हैं, तो उस दौर के बीच जो है वो किस तरह की होगी, खरीद फरोख्त प्रोक्योरमेंट किस तरह की हम करेंगे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। इसके साथ साथ जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या रहेगी, पुनिशमेंट क्या रहेगी, सजा पुनिशमेंट क्या रहेगी, और उसके साथ फॉल्स क्लेम, अगर झूठे दावे जो हैं वो करे जाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है क्या होगा। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड मटीरियल, अगर मतलब कि किसी मटेरियल को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है, मतलब कि उसका गबन कर लिया जाता है, उसको हड़प लिया जाता है, या फिर सामग्री या सामान को ही गायब कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के बीच उन ऑफिसरों के साथ वो क्या हो सकता है, इसके बीच भी आगे बढ़ते हुए चर्चा करते रहेंगे, और आपको बताएंगे कि कानून इसके ऊपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो भारत का 2005 का क्या बोलता है। इसके आगे ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और उसके साथ कन्वेंस एंड कॉन्ट्रावेंशन जो है इसमें लीजिए सुविधा और उल्लंघन। सुविधा और उल्लंघन जो है, सुविधा किस तरह की मिलेगी या फिर उल्लंघन जो है वो किस तरह का होगा और उसके ऊपर क्या हो सकता है। आगे कॉन्ट्रावेंशन है और उल्लंघन है, और इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोविजन सेक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन, जो प्रोविजन है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब कि अभियोग चलाने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए उन लोगों के लिए जो लोग राष्ट्रीय मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के बीच बैठे हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमा कैसे चलाया जाएगा। वो जो डीसी है उसके ऊपर मुकदमा हम कैसे चला सकते हैं, प्रधान के ऊपर मुकदमा कैसे चलेगा,
या फिर जो और ऑफिसर्स डिप्यूट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट हैं उनके लिए मुकदमा कैसे चलाया जाएगा, या जो चेयरमैन है उसके ऊपर मुकदमा कैसे हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कानून 79 सेक्शंस हैं इसकी, और 79 सेक्शंस के बीच अलग अलग दौरे में अलग अलग चीज जो इसमें दी गई है। और इसके बाद जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन किसी का होता है, जाति भेदभाव सेक्शन के आधार पर किसी के साथ जो धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है कोई ऑफिसर, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है बचाव दल जो है, जब बचाव प्रक्रिया जो है वो किस तरह की इनके पास है, ये भी इसमें देखा जाता है। उसके लिए कितना फंड आता है, कितनी एलोकेशन होती है और कितने फंड का यूज होता है, ये चीजें उसमें देखी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। विविध परिस्थितियों के बीच डिफरेंट सर्टेन सर्कमस्टांसेस अमेंड द रूल्स। जिस तरह से कोविड-19 के बीच हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरे देशों को बीच जो समय समय के पता एडवाइजरी जो है जारी हो रही है। कोविड-19 के बीच लॉकडाउन जो बढ़ाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, समय जो है कुछ कम किया जा रहा है, या आपकी लॉक का ओपन जो लॉकडाउन का जो ओपन जो कर्फ्यू का ओपन जो अब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे या फिर एक दिन, इस तरह से हम डिफरेंट टाइम में उसको देख रहे हैं। तो अमेंडमेंट जो है वो किस किस समय की जा सकती है उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ प्रोविजन, मांग और प्रबंधन जो इसके बीच रहता है, और उसके साथ साथ जो है ऑथेंटिकेशन वर्ड चूज करा गया ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसीजंस। जो ऑर्डर किए जाते हैं सरकार के द्वारा करे गए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करे गए हैं, तो उनकी ऑथेंटिकेशन जो है वो कितनी है, उनकी प्रमाणिकता कितनी है, क्या वो ऑर्डर जो है वो ग्राउंड स्तर के ऊपर वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आपदा जो है, आपदा डिजास्टर जो है मैनेजमेंट की बात है, तो उसमें कितनी हम किस तरह से उसको देखते हैं, उन ऑर्डरों की कितनी एप्लीकेशन जो है, उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो कितनी है, उस पर भी एनालाइज जो है वो करते हैं जो एनालाइज करने वाले लोग हैं। बार ऑफ जुडिक्शन कोर्ट, कोर्ट में क्या इनके खिलाफ जो है वो जाया जा सकता है, इन ऑफिसरों के साथ पहुंच सकते हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जो जितने भी अधिकारी आपदा प्रबंधन जो अधिनियम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, क्या हम डायरेक्ट किसी के ऊपर कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, इस पर भी आगे हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जुरिडिक्शन को ओवर रूलिंग ओवर राइडिंग इफेक्ट, इसका मतलब है कि जो पहले कोई चीज लाई गई है उस चीज को रद्द कर नई चीज जो है वो इंपोज करना, उसको नया तरीके से उसको लागू करना। जिस तरह से मैं एग्जांपल दिया कि पहले कर्फ्यू जो है वो 2 घंटे का लगाया, तो कर्फ्यू जो है फिर 6 घंटे का हो गया, फिर 1 दिन का हो गया। लॉकडाउन 24 से शुरू हुआ, 25 से शुरू हुआ, अब जो है वो आगे मई 31 तक जो है वो पहुंच चुका है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह से इसका मैनेजमेंट जो है वो देखा जा रहा है। तो ये आपदा प्रबंधन के साथ एक जुड़ा हुआ एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और इसके बीच आपको जानकारी इसकी जरूर होनी चाहिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 2005 में क्या हुआ था, और क्या रूल बनाए गए, क्या गाइडलाइन जो सरकारों को दी गई, क्या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए क्या गाइडलाइन जो दी गई थी। इसके साथ इम्यूनिटी फॉर लीगल प्रोसेस। इम्यूनिटी का मतलब है कि उनको बचाव, इम्यूनिटी एक वो भी है जो हम बोल रहे हैं कि आपदा के दौर में कोविड-19 के बीच अपनी हेल्थ इम्यूनिटी जो को बढ़ाया जाए। हेल्थ इम्यूनिटी मतलब कि अपने शरीर को बचाने के लिए अच्छी चीजों का खान पान जो किया जाए। तो इम्यूनिटी का वर्ड का मतलब जे हुआ, और दूसरा वर्ड का इसका हम लीगली इसको हम जो देखें तो हम इसको लेंगे बचाव, इम्यूनिटी। ठीक है, बचाव के पक्ष में उनको क्या दिया गया है, तो जे भी उसके बीच फ्रॉम लीगल प्रोसेस, किसी भी ऑफिसर के लीगल प्रोसेस के बचाव में क्या बोला गया है। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स हैं, मेक रेगुलेशंस हैं, पार्लियामेंट है, स्टेट है, और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज हैं। इसके साथ आज हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी मैंने 35 मिनट का जो वीडियो शॉर्ट करना है, और 35 मिनट के बीच मैंने अभी आपको 10 मिनट के बीच आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद अब सेकंड पार्ट में इसका जो ओपनिंग विषय जो है मैं आपको बताया है कि इसमें क्या क्या होगा, कानून किस किस तरह के कार्य करेगा, मैनेजमेंट किस किस तरह से कार्य करेगी, 4-5 प्रकार की बॉडीज जो है इसमें इन्वॉल्व है। ऊपर नेशनल स्तर के ऊपर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, सेकंड स्तर के ऊपर राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, जिला स्तर के ऊपर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अथॉरिटी या प्राधिकरण, गांव स्तर के ऊपर पंचायत के पास पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी,
कॉन्टिनेंटल एरिया के बीच आपदा प्रबंधन कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच आपदा प्रबंधन कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी के बीच आपदा प्रबंधन कमेटी या समिति। तो ऐसी अलग अलग विषयों के बीच, अलग अलग प्रबंधनों के बीच लोगों को लिया जाता है और आगे बढ़ेंगे। हमने आपको जिसका ब्लूप्रिंट जो है वो हमने आपको दिया है आगे बढ़ते हुए, कि मिटिगेशन के साथ साथ इनके बीच क्या क्या इनके रोल रहते हैं, इनके क्या क्या तीव्रता रहती है, कितनी तीव्रता से ये काम करते हैं, कितने परिणाम, उसके उपचार क्या है, तत्परता क्या है। और इसके क्योंकि ये सारा इंग्लिश में लिखा गया है, अंग्रेजी में इसको ड्राफ्ट करा गया है, हिंदी में इसकी वर्जन जो अवेलेबल नहीं हुई, तो इसलिए हमें काफी कोशिश के बाद इसको हमने हिंदी में थोड़ा थोड़ा इसको ट्रांसलेशन करा है। तो आपके लिए इसके साथ हम आगे अब बढ़ेंगे। इसकी सेक्शन 1 बताती है कि ये पूरे देश में लागू होता है, जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है, हर जगह पे अब लागू है। 370 जम्मू कश्मीर की हट चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो लागू हुआ है नेशनल स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय। इसका अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और सेक्शन 2 के बीच इनकी लगभग डेफिनेशन जो है वो छोटे छोटे वर्डों की डेफिनेशन, जिस तरह के अफेक्टेड एरिया कौन सा होगा, कैपेसिटी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन, एक्वायर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेंट्रल क्या है, डिजास्टर क्या है और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डेंजर क्या है, डेंजर थ्रेट किस तरह की है, डिसऑर्डर किस तरह का है, और मिटिगेशन जो है, रिडक्शन और रिस्क जो है वो किस तरह का रहेगा, तीव्रता, सवेरिसिटी जो है वो तीव्रता जो है कितनी है उसके बीच, और कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके परिणाम जो है वो किस तरह के हैं, और इसके साथ साथ तत्परता, प्री डेंसनेस जो है वो किस तरह की है वो भी इसमें लिया जाता है। और असेसमेंट जो है मेटिक, इसमें सवेयर मैग्नीट्यूड इफेक्ट जो है वो क्या रहती है। सवेयर मैग्नीट्यूड इफेक्ट का मतलब है कि तत्परता के साथ जो कार्य किया गया है आपदा के तौर के ऊपर, क्या उसके परिणाम पॉजिटिव हैं, क्या वो परिणाम जो है वो आम आदमी के लिए कुछ देने वाले हैं, राहत दे रहे हैं। तो ये जो है तत्परता, इसका इफेक्ट जो है वो फ्यूचर में क्या रहता है उस पर भी इसमें व्यू जो है वो दिया गया है। रिहेबिलिटेशन, किसी के पुनर्वास के लिए, पुनरावास, रिहेबिलिटेशन, पुनरावास मतलब कि किसी को आपदा प्रबंधन अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के बीच सारे के घर जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो ऐसी दौर के बीच लोगों के लिए पुनर्वास का प्रबंध करना, जब बाढ़ के दौर में किसी का बह जाना, किसी के घरों का बह जाना, लोगों की प्रॉपर्टियां लूट बह जाना, तो ऐसी स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन का कार्य जो रिहेबिलिटेशन का आता है। इसी के साथ कोविड-19 के बीच भी अगर पूरे के पूरे ऐसा दौर आ जाए कि वैश्विक इस दौर के बीच कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वार जो शुरू हो जाए और भारत भी उसका हिस्सा बन जाए, तो भारत अगर उसका हिस्सा बनता है, भारत पर भी अगर ऐसा रिटेलिएशन के बीच कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो कई शहर जो बर्बाद भी हो सकते हैं। तो ऐसी दौर के बीच नेशनल आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उनका रिहेबिलिटेशन जो है वो किस तरह से होगा, उनका पुनर्वास जो किस तरह का होगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जो एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आती है, वो मैंने पहले बताया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाती है। उसके बाद लोकल बॉडीज आती हैं, ये इसके साथ मैंने आपको पहले शेयर कर चुका हूं। इसके साथ एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बनाई जाती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट कार्यकारिणी समिति, जिला कार्यकारिणी समिति, पंचायत कार्यकारिणी समिति। मैंने कॉमन वर्डों को इसको मैं यूज करने का मैं कोशिश कर रहा हूं, आपके तक पहुंचे। आप इसको लाइक करें, आगे भेजें, या फिर आपको अच्छा लगे तो आप फिर डिमांड करें कि आगे भी हम इसके सुने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेक्शन 3 बताती है इसकी कि जो भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री है वह इसका मुखिया है। एक्स पोस्ट एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो का मतलब है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, ये नहीं है कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी यही इसके चेयरमैन है, यही इसको चलाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री कोई भी हो वो सारे के सारे इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन रहेंगे, और उन चेयरमैनों का जो पदेन सदस्य हम कह सकते हैं, पदेन सदस्य जो इसके पद के चेयरमैन होंगे, और इसके अंतर्गत पूरे देश के अंतर एक गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस जो जितने भी फ्रेम करे जाएंगे वो इसी की गाइडलाइन के अंतर्गत जो करे जाएंगे। प्रधानमंत्री कोई भी हो, मैं जे आपको विदित करना चाहता हूं कि जब 2005 में जब जे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था, तो उस वक्त
देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से थे, और उस वक्त जो है वो लॉ मिनिस्टर जो थे वह थे हंसराज भारद्वाज। लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज, क्योंकि कानून है जे, और कानून की ड्राफ्टिंग के बिना, कानून की स्ट्रेंथन के बिना ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास नहीं होता है। सभी ब्लू प्रिंट देने के बाद इनको पार्लियामेंट में और राज्यसभा में इसको पेश किया जाए, लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है। उसके साथ उस वक्त होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। तो इन लोगों ने, इनकी और सारी मिनिस्ट्री ने मिलकर 2005 में कांग्रेस के टाइम में जे अधिनियम जो था वो पास हुआ था, और जे पूरा अधिनियम जो है वो पूरे देश में लागू हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। उस वक्त मनमोहन सिंह थे, इस वक्त तो थे मनमोहन सिंह। 2014 तक मनमोहन सिंह जी रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, इसके चेयरमैन आ गए। इसके बाद आगे कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पदेन सदस्य रहेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ही इसका चेयरमैन रहेगा या कोई और प्रधानमंत्री ही इसका चेयरमैन। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अंडर द लॉ, इस कानून के अंतर्गत वो इसका चेयरमैन ही गिना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अदर मेंबर्स, इसमें मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं नेशनल स्तर के ऊपर। कौन कौन से मेंबर होंगे? जो प्रधानमंत्री, जो चेयरमैन है उसकी विल पर डिपेंड करता है कि वो किस किस को चेयरमैन, इसका मेंबर बनाना चाहता है। नॉट एक्सीडिंग, कितने मेंबर हो सकते हैं? 9 मेंबर। 9 मेंबर बताए हैं इसमें। 9 मेंबर इसके आपदा प्रबंधन नेशनल स्तर के ऊपर 9 मेंबर होंगे। अब आपके मेंबर कितने होंगे ये एक बड़ा विषय है। आप कितने लोगों को आपको पता है कि नेशनल स्तर के ऊपर आपदा प्रबंधन में आपका कोई मेंबर है वहां पे या नहीं है? पूछिए उनसे, आरटीआई डाले, पूछो कि कौन कौन व्यक्ति जो किस किस क्लास से इसमें डाले गए हैं। क्योंकि भारत एक जातीय धर्म का एक ऐसा एक ढांचा है जिस ढांचे के बीच कई लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है, कई लोगों को बीच में कंटिन्यूस प्रेजेंटेशन मिलती है। लेकिन आपका राइट है, आपको आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू गेट आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसका आप उपयोग कर इसके बारे में सरकार से पूछ सकते हो कि बताइए कि 9 मेंबर जो हैं प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन इस पर राष्ट्रीय आपदा पर कभी सुना है? आज दिन तक टीवी के इतने डिबेट हुए हैं डिजास्टर कोविड-19 के बीच, कोई आया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी का जो मेंबर है कि इसमें क्या बोलेगा? कोई पता नहीं। मुझे भी इस बात का पता नहीं है। मैं भी जब इस कानून को मैंने पढ़ा है तो मैं आगे बढ़ा हूं। हम इसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन मेंबर है, राज्य स्तर के ऊपर कौन कौन है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिला स्तर में कौन कौन है। मैं जिला ऊना में बैठा हूं, जिला ऊना की कमेटी में कौन कौन इसके मेंबर हैं। किसी को आज दिन तक किसी प्रेस मीडिया के थ्रू इसका पता लगा नहीं लगा कि कौन कौन इसके मेंबर हैं। ठीक है, डीसी जो उसका चेयरमैन होता है, उसके अलावा कौन कौन मेंबर हैं। राज्य स्तर में सीएम जो है वो उसका चेयरमैन है, उसके अलावा कौन कौन से मेंबर हैं, किस किस को इसका मेंबर बनाया गया है। ये आपकी नॉलेज की बात है, आप कितनी इसमें नॉलेज रखते हैं, पुख्ता नॉलेज रखते हैं, जब कम रखते हैं, जब ज्यादा रखते हैं। इस चीज को आप खुद अपनी एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चेयरपर्सन नेशनल अथॉरिटी होगी। वाइस चेयरमैन भी इसमें एक बनाया जाता है। वाइस चेयरमैन, एक अतिरिक्त उप अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन। और टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस इसका तब तक ही रहता है नेशनल अथॉरिटी के अंतर्गत जब तक वो उनके पदेन सदस्य रहते हैं, चेयरमैन रहता है। जब तक इलेक्शन जो है वो उसका सिर के ऊपर जिस पार्टी का हाथ है उसके मेंबर जी ही अधिकतर सिलेक्ट होते हैं। आम आदमी का नाम तो वहां पर तो बहुत कम आता है, आता ही नहीं है, ना ही आम आदमी को कुछ वहां पे सुनता है। आप विजिलेंट हो, कानून के तरफ जुड़ो। फेसबुक के ऊपर एक फोटो पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कानून के बीच नहीं घुसते। और देश को बचाना है तो कानून के साथ जाना है, देश को बचाना है तो कानून के साथ जाना है। अगर कानून को थोड़ा बहुत आप समझने लग गए तो समझ लो कि देश का निर्माण के बीच आपकी सहभागिता, बहुत अच्छी सहभागिता आप निभा रहे हो। आगे बढ़ेंगे। मीटिंग ऑफ नेशनल अथॉरिटी, इनकी मीटिंग होती है, समय समय के ऊपर मीटिंगें करते हैं। सेक्शन 4 में बताया गया है। उसके बीच मीटिंग की चेयर, मीटिंग को कौन होस्ट करता है? जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है नेशनल स्तर के ऊपर होस्ट करता है, चीफ मिनिस्टर राज्य स्तर के ऊपर करता है, और डीसी जो है वो जिला स्तर के ऊपर करता है। तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा है कि कई बार राज्यों की सभी सीएमओ की जो है टोटल सीएम जो है वो लाइव प्रोग्राम देते हैं कि आज इतने बजे प्रधानमंत्री लाइव होंगे और राज्यों के जो सीएम है उनके साथ वो बात करेंगे। तो जो इसी का एक हिस्सा है
इसी चीज का जे एक हिस्सा है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत उन सभी के साथ बात कर रहे हैं। राज्यों की फीडबैक लेना इनका काम है। आगे चलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इसमें एक अलग दायरा है इसका, इसके लिए अलग अथॉरिटी बनी है, अलग ऑफिसर्स इसके लिए अपॉइंट करे गए हैं। आईएएस, सीनियर आईएएस, टॉप आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इसमें रखे जाते हैं। इसके साथ साथ ऑफिस कंसल्टेंट होते हैं, इसमें ऑफिस में ऑफिसर्स रखे जाते हैं और कंसल्टेंट भी रखे जाते हैं। कंसल्टेंट मतलब आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या जिला आपदा प्रबंधन या राज्य आपदा प्रबंधन के बीच कंसल्टेंट वर्ड होता है कि एडवाइस लेने वाले, वो सोशल रिफॉर्मेंट्स हो सकते हैं, वो सोशल लोग हो सकते हैं जिनको इन चीजों के बीच पूरी पुख्ता जानकारी। आग लग जाएगी तो आप क्या बचाव करेंगे, जंगल में आग लग जाती है तो आपको बचाव के क्या क्या दायरे होते हैं, किस किस तरह से आप बचाव के उपाय दे सकते हो, तो ऐसे लोगों को उसमें लिया जाता है। इस तरह से आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत अभी जो कोविड-19 है, हेल्थ इमरजेंसी के बीच डॉक्टरों की टीम जो है या सोशल वर्कर टीम जो है उनसे जो है एडवाइस अलग ली जा रही है। तो ये आपदा प्रबंधन के एक अलग होते हैं, कंसल्टेशन होती है उसकी। उसके बाद इंप्लाइज होते हैं इनके जो इंप्लाइज का मतलब है जो हम सेवाएं जिनकी लेते हैं, इंप्लाइज वर्कर्स वो लिए जाते हैं इसमें। आगे चलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स हो गई और ये भी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की प्राधिकरण की पावर्स क्या हैं, जे हमारे पास जो है 9-10 पावर्स जो है इसमें डिस्क्राइब करी गई हैं। A to J तक जो है इसको लिया गया है। तो A to J तक ले डाउन द पुलिस विद प्रिजुडाइज ऑफ द जनरली प्रोविजन जो है इसमें लिए जाते हैं। तो ले डाउन पॉलिसीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिसीज बनाना, नियम बनाना, अधिनियम बनाना, या फिर इसके बाद रूल्स या बाई लॉज बनाना, वो इनका काम है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, किसके लिए? अप्रूवल ऑफ नेशनल प्लान के लिए अप्रूवल तेरा। सपोज कोई एक बहुत बड़ी नदी है तो आपदा प्रबंधन को नदी हर साल जो है वो किसी एरिया को पूरी की पूरी बहा देती है, तो उसके लिए उसको चैनलाइज का काम करना। जिस तरह से आप देख रहे हैं ऊना में अधिकतर चैनलाइज का काम जो है वो खड्डों का होता है। जो स्वां नदी है उसके चैनलाइज का काम होता है। ये आपदा प्रबंधन का एक विषय है। 1988 में बहुत बड़ी बाढ़ जो थी वो ऊना जिला में आई थी और उस वक्त राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी को भी जहां पे ऊना में आना पड़ा था। तो उस वक्त की स्थिति के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए विश्व के बहुत सारे देश जो थे वो इस एरिया को डेवलप करने के लिए आके आए थे। जापान का बहुत ज्यादा रोल जो है इस चैनलाइजेशन में रहा है। कितना पैसा विदेशों से चैनलाइजेशन के लिए आता रहा है शायद आपको पता है, मैं इसमें भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। राजनीति है, राजनीति मेरे पर भी हावी होती है, आप पर तो हावी हो सकती है लेकिन मेरे पर तो हावी होती है। तो ऐसी चीजों के बीच कुछ सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, पैसे के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर मैं ज्यादा डिस्क्लोज करूंगा तो हो सकता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होना पड़ जाए। सो ये विषय है जिसके आपदा प्रबंधन के लिए इनको लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अप्रूवल ऑफ नेशनल प्लान, प्रिपेयर मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट। इसमें मिनिस्टर भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों के होते हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी इसमें लिए जाते हैं। उसमें लॉकडाउन गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। ले डाउन गाइडलाइंस किसी लॉकडाउन वर्ड कभी आपने सुना था? नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था। तो लॉकडाउन के लिए जो पहला शब्द जो था अभी कोविड-19 के बीच जो है वो यूज हुआ है, विदेशों में होता रहा है लेकिन भारत में ये पहली बार ऐसा वर्ड जो है यूज करा गया। क्वारंटाइन वर्ड आपने कई बार सुना है या नहीं सुना है, लेकिन भारत के संविधान के बीच क्वारंटाइन वर्ड नेवी के जहाजों को सेपरेट करने के लिए या उनके जो बड़े बड़े शिप यार्ड जो हैं उनको एक दूसरे के साथ दूरी बनाने के लिए इस वर्ड का क्वारंटाइन मतलब कि पीछे हटा लिया या रख लिया, तो ऐसे वर्डों को लिया जाता था। आगे बढ़ेंगे। ले डाउन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लेवल के ऊपर जो प्लान है वो नेशनल स्तर की प्लान को स्टेट बॉडी जो उसको कैसे लागू करेगी, राज्य सरकार उसको कैसे लागू करेगी, वो उसके बीच भी लिया गया है। कोऑर्डिनेट वर्ड चूज किया, कोऑर्डिनेट द इन्फोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो वर्ड जो है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नेशनल कोऑर्डिनेशन राज्यों के साथ नहीं होगा, देश की सरकार का कोऑर्डिनेशन राज्यों की सरकारों के साथ नहीं होगा, उनका जो सहयोग जो है, जब उनका तालमेल जो है वो राज्यों की सरकारों के साथ नहीं होगा,
जहाँ राज्यों की सरकारों का तालमेल जो है वो जिला के डीएम्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी के साथ नहीं होगा, तो ये आपदा प्रबंधन का लॉ जो है ये पीछे हट जाता है और आपदा प्रबंधन विषय जो है वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन इनका जरूरी है। रिकमेंडेशंस ऑफ प्लान एंड मिटिगेशन, रिकमेंडेशन ऑफ प्लान एंड मिटिगेशन का हम इसको मिटिगेशन शब्द का हम उपयोग करते हैं, मिटिगेशन का उपयोग करते हैं उपचार क्या रहेगा इसका, और उसको किस तरह से हम फंड्स का उपयोग करेंगे और उन फंड को किस तरह से यूज करेंगे, मिटिगेट करेंगे, जो उसका उपचार में कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे प्रोवाइडेड फर्दर। और इसमें तो हमारा थर्ड पॉइंट है इसका 6 का, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल अथॉरिटी शेल द केस इमरजेंसी एंड द एक्सरसाइज ऑल और एनी पार्ट ऑफ द नेशनल अथॉरिटी एक्सरसाइज एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। तो रेक्टिफिकेशन जो है वो इसमें की जा सकती है, पूर्ण रूप से की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी होती है नेशनल अथॉरिटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, तो उसमें एडवाइजरी एक कमेटी रहती है और उस कमेटी के अंतर्गत भी जो एक्सपीरियंस पर्सन है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है जिनको है मैनेजमेंट के अंदर, वो नेशनल, स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, उसके बीच उनको लिया जाता है। और मेंबर और एडवाइजरी कमेटी शैल बी पेड, उसमें क्या है, मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी शैल बी पेड सच अलाउंसेस। जो मेंबर जो होते हैं, आप मेंबर की बात करते हैं ना, कि मेंबर क्यों नहीं, छोटे वर्ग से मेंबरों को कितना रखा जाता है, कितने मेंबर हैं, ये मुझे भी नहीं पता है। जिस वर्ग को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे भी नहीं पता कि कितने मेंबरों को इसमें रखा गया है, लेकिन उनको ऑनरेरियम दिया जाता है, उनके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं, आपकी जेब, आपकी जेब। लेकिन आप कितने उसके लिए विजिलेंट हैं, आपको कितने ऑर्गेनाइज जो वर्क जो हैं, जो डिपार्टमेंट जो हैं, वो कितने जागरूकता कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, गांव-गांव में जाते हैं या नहीं जाते हैं, किस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्या गांव में किस तरह की स्थिति, एपिडेमिक गांव तक पहुंच गया तो उसके बचाव के लिए ये तो ठीक है, सैनिटाइज करो, हाथ धो, बार बार ऐसे करो, डिस्टेंस बना के रखो, डिस्टेंस का वर्ड भी सोशल डिस्टेंस बोल दिया, सामाजिक दूरी,